बेटा एक बार चेक कर लीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग। एक बार चेक कर लीजिए बेटा फटाफट से, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर को। और आप में से सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, और देख पा रहे हैं। हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। डिले होने का एक सॉलिड रीजन था, एक्चुअल में कुछ पेन था मेरा, ठीक है, यहाँ पे अभी पेन है। और मैं आज सोच रहा था शायद ना ले पाए, लेकिन ले लेते हैं क्लास को, क्योंकि आपका सिलेबस भी है और दूसरी चीज क्या है, कल एक्स्ट्रा भी रखेंगे, है ना। तो ठीक है, चलें स्टार्ट करें, लेक्चर को कर सकते हैं स्टार्ट। हाँ ठीक है बेटा। कुछ बच्चे लेट को लेके लिख भी रहे थे, तो उनको बहुत बहुत सॉरी, है ना, कि आपको इंतजार करना पड़ा, पर सॉलिड रीजन आपको मैंने बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। कल जो था बेटा मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, मैं पहले एक बार क्या करूंगा, उसी को आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उसी को आगे पढ़ाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, करें स्टार्ट करें। कल बेटा वो है ना आपका, हम्म, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी और सब्जेक्ट की है कि नहीं है, तो वो देख लेंगे जैसा भी। अभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। कल हमने लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको एक मिनट रिवाइज करूंगा। आप मुझे फटाफट से अपने डोपा के आंसर्स बता दीजिएगा जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था डोपा में, फॉस्फोलिपिड ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, फॉस्फोलिपिड। एक बार इधर ध्यान दीजिए बेटा, चैट रोक दीजिए, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हाँ सही है, स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करते हैं, रिवाइज कराएंगे, पहले एक बार जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड ऑफ मेम्ब्रेन जो मेरे पास होता है, उसमें हेड होता है और पोलर टेल होती है। मतलब ये हेड होता है जो पोलर होता है, और नॉन पोलर टेल होती है। तो नॉन पोलर हेड लिख सकते हैं और नॉन पोलर टेल, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, है ना। ए और बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास इसका डी आ जाएगा, सही है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। दूसरा, आरबीसी में परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कितना है बेटा? 52%। ये डाटा है, आपको डायरेक्ट याद करना है। अच्छा, जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी होती है? एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए बोथ बी एंड सी आएगा, सही है, ठीक है। इसमें भी डी आ जाएगा, सही है। तो तीनों में हमारे पास डी आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल इज एब्सेंट इन। आपको मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि सभी जो मेरे पास प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल होती है, फंजाई में होती है, और सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है ना, एनिमल सेल में नहीं होती। तो मेरे पास यहां एनिमल सेल आंसर है बी। मेन लिपिड मेम्ब्रेन, देखो मेन पूछा है बेटा, मेन लिपिड हमारे पास क्या होती है? फॉस्फोलिपिड होती है। उस फॉस्फोलिपिड का नाम है फॉस्फोग्लिसराइड कह सकते हो आप। तो फॉस्फोलिपिड मेन लिपिड है ना। अच्छा, वैलिड मॉडल सबसे कौन सा है? सिंगर और निकोलसन। इसका ईयर भी आपको याद रखना है, 1972। याद रख पाएंगे? हाँ सर रख लेंगे। तो हमारे पास सिक्स्थ का सी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। मेजर ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज, मेजर ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज बाई। क्लियर है? मेजर ऑफ फ्लूइडिटी क्या है? एक मिनट देना मुझे जरा, एक सेकंड देना। एक सेकंड देना।
एक सेकंड दो बस। हाँ बेटा, फ्लूडिटी क्या है ये देख लो। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन भी आ गया। लिपिड बाइलेयर अकॉर्डिंग टू सिंगल निकोलसन इज क्वासी फ्लूइड। एक बच्चे का डाउट था क्वासी फ्लूइड क्या होता है बेटा। सेमी, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि लिक्विड आपको पता है पूरा फ्लो करता है, सॉलिड एकदम हार्ड होता है, तो क्वासी फ्लूइड क्या होता है हमारे पास, थोड़ा सेमी सॉलिड सी कुछ चीज होती है। क्लियर है कि नहीं बताओ, जल्दी बोलो। उसको हम क्वासी फ्लूइड कहते हैं, क्वासी। ठीक है, क्वासी मतलब हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड टाइप से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बता दो, बोलो बोलो, जल्दी करो बेटा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटीन इज क्लासिफाइड ऑन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। किसके आधार पे रख सकते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे, है ना। किसके आधार पे रख सकते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे। तो प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में क्लासिफाई कर रहे हैं, किस आधार पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि हम आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और स्ट्रक्चर कॉमन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये चीज समझो। एक मिनट देना बेटा। हाँ क्लियर है, जल्दी बताओ। थोड़ा सा एक अर्जेंट मेरे को था बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम क्या, हम रिवाइज कर सकते हैं आगे फटाफट से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप चैट रोककर जो मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा, चैट रोककर जो मैं बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो और सारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ जल्दी से। हमारे पास ध्यान दो, हमारे पास क्या है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ, हमारे पास क्या है ये देखो, सेल मेम्ब्रेन की एक सिंगल उसमें रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे सेल्स में एक जैसा होता है, समझो ध्यान से। सभी प्रकार के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक जैसा का क्या मतलब है, बिल्कुल मैच करता है एक दूसरे से। तो सेल मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल्स में एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन में मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट है आप देख लो। एक लिपिड होता है, लिपिड में कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड मेन लिपिड है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लिपिड क्या चीज होती है, पहले सुनो ध्यान से। व्हाट इज लिपिड, कोई भी ऐसी चीज जो पानी में घुले नहीं, जो घुलती नहीं है, पानी को रिपेल करे, जैसे कि तेल हो गया, फैट हो गया, इन सबको हम लिपिड कहते हैं। वैक्स हो गया, इन्हें लिपिड कहते हैं। तो जो मेम्ब्रेन में लिपिड होता है मेनली कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड। और एक और हमारे पास होता है कोलेस्टेरॉल, एक और हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। दूसरी चीज है, प्रोटीन को किस आधार पे करते हैं हम क्लासिफाई, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जो बाहर होती है उसको पेरिफेरल कहते हैं, जैसे ये पेरिफेरल है, या एक्सट्रिंसिक बोल सकते हैं। और जो अंदर प्रेजेंट होती है इसको इंट्रिंसिक बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक को निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पेरिफेरल को निकाल पाना आसान होता है, इसलिए ये कह रहे हैं ये बाहर है ये अंदर है। दूसरी चीज क्या है, आरबीसी पर हमने केमिकल स्टडीज करी है, ठीक है। और सबसे वैलिड मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं मैंने बताया था। अगर लिपिड पे लगे हुए हैं तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और प्रोटीन पे लगा हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। इसके अलावा मेरे पास मेम्ब्रेन में यहां पर अंदर मेरे पास यहां पर क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ये चीज आपको लास्ट मैंने पढ़ाई थी। अब मैं आपको मेम्ब्रेन फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। आपको एक चीज मैंने बोला था कि ये जो प्रोटीन है बेटा मेरे पास,
ये लेटरल मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। आप खुद बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, एक ओशियन समझ में आता है? ओशियन मतलब पानी का जो समुद्र होता है, ओशियन, उसमें मान लो आइसबर्ग है, आइसबर्ग समझ में आता है, आइस के बड़े बड़े टुकड़े, वो फ्लो कर रहे हैं ऐसे। ऐसे ही क्या रहा है कि जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये कैसी है? क्वासी फ्लूइड है, पूरी तरह से ठोस नहीं है। तो ये जो मेरे पास प्रोटीन है, ये इधर लेटरल मूव कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा एक मूवमेंट और होती है, पर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप नॉर्मली लिपिड के लिए होता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि ये वाला लिपिड फ्लिप मतलब ऐसे घूमकर, फ्लिप फ्लॉप मतलब फ्लिप फ्लॉप कैसे होता है? ऐसे ऐसे। तो ये वाला लिपिड यहां आ सकता है ऐसे इधर, ठीक है? तो ये चीज करनी थी। तो फ्लिप फ्लॉप तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है कि लेटरल मूवमेंट की जो एबिलिटी है प्रोटीन की, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बता दो, आगे चले, क्लियर है? हाँ, इसके बाद हम आगे चल सकते हैं। मैं मेम्ब्रेन का आपको फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे इधर मेरी तरफ पूरी ध्यान से देखेंगे और मैं आपको मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। क्या आपको स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं बेटा मेम्ब्रेन फंक्शन? जल्दी बताओ, मेम्ब्रेन कैसे काम करती है? चलें, ठीक है। बहुत ध्यान से आप सारी बात सुनेंगे, कोई चैट नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, कोई चैट नहीं, सिर्फ सुनो। आप ये एक सेल देखो, सर सेल दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये सेल दिख रहा है, ठीक है, ये सेल है। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने सेल वॉल बोल दिया, सही है। और इसको हमने क्या बोल दिया? सेल मेम्ब्रेन बोल दिया। पहले सबसे पहले समझो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो समझ लो कि जो सेल वॉल होती है वो ऐसे गैप होते हैं। जैसे मैंने एक गैप बना रखा है ना, गैप होता है, हार्ड तो होती है सेल वॉल। सेल वॉल काफी ज्यादा रिजिड, रिजिड का मतलब जैसे ये मार्कर है, ये आसानी से मुड़ नहीं रहा है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। पर सेल वॉल के बीच में ऐसे गैप होता है, चीजें उसमें से निकल सकती है, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेम्ब्रेन का फंक्शन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका मैं आपको फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। फंक्शन पढ़ाने से पहले सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यह बोलूंगा बेटा कि आप अगर ये फंक्शन पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर वो बाहर से अंदर आना चाहती है, बाहर से अंदर आना चाहती है कोई भी चीज, तो सेल वॉल को मैं कहता हूं कि सेल वॉल को हम डेड मानते हैं। कैसा मानते हैं? डेड मानते हैं, ठीक है। उनके बीच में गैप होता है, तो कोई भी चीज आसानी से किसके कांटेक्ट में आ जाती है? सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाती है कोई भी चीज। तो मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके आर पार चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहला रोल अगर मैं आपसे कहूं मेम्ब्रेन का क्या है, कि इस मेम्ब्रेन के आर पार चीजों का ट्रांसपोर्ट होना कैसे होगा? क्योंकि हर एक सेल, समझो ध्यान से, हर एक सेल को बाहर से खाना चाहिए, उसको अपना वेस्ट बाहर फेंकना है, बाहर से जरूरी चीजें अंदर लेनी है, जैसे ऑक्सीजन अंदर लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना है। तो ये सारा काम किसका होता है? मेम्ब्रेन का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। तो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेम्ब्रेन का फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है मेम्ब्रेन का? कि वो चीजों का ट्रांसपोर्ट करती है आर पार। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, मतलब चीजें अंदर भी जाती है और अंदर से बाहर भी जाती हैं। ये जो सेल वॉल है, ये लगभग हम इसे डेड मानते हैं। ये हार्ड तो होती है पर हम इसे डेड मानते हैं। तो सेल वॉल चीजों को रोकती नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने ऐसे गैप बनाया, इसे सेल वॉल बोला। तो ये कैसी चीजों को रोकेगा? जो बड़ी चीज आएगी उसको रोक सकता है। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन करने जाना चाहता है, उसको रोक सकता है। लेकिन छोटी चीज जैसे कि ग्लूकोज छोटा सा है, वो निकल जाएगा उसमें से। आ रही है बात समझ? तो सेल वॉल जो होता है उसको हम डेड मानते हैं। डेड का मतलब क्या होता है? वो सेल वॉल जो होती है वो खाली एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके बीच में गैप है, सही है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है बेटा? ट्रांसपोर्ट करना। किसका? चीजों का। कौन सी चीजें? अभी बता रहा हूं कैसे करेगा। कुछ अंदर जाएंगी चीजें, कुछ बाहर जाएंगी, ठीक है।
अब ट्रांसपोर्ट के जो तरीके हैं, मान लो मैं कहता हूं कि भाई जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है उनको मैं दो कैटेगरी में, दो भाग में डिवाइड कर देता हूं। तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। हां सर, दो टाइप का है। कौन से टाइप का है? पहला है बल्क, और दूसरा है स्पेसिफिक। बेटा बायो पढ़ते वक्त हिंदी के मतलब समझने की कोशिश किया करो। बल्क का मतलब होता है अधिक मात्रा में, या ज्यादा अमाउंट में अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। उसे हम क्या कहते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट। यह समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बल्क नहीं होता, वो थोड़ी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। वो दोनों पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या पढ़ाना है टॉपिक? हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। उसमें सबसे पहला फंक्शन है कि मेम्ब्रेन के आर पार चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। सर किन चीजों का होता है? अभी बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है? बहुत सारी चीजें आसानी से मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मैनी सब्सटेंस कैन कम in contact of membrane directly, डायरेक्टली आ जाते हैं मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। समझ रहे हो इस चीज को? मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाते हैं। सही है, डायरेक्टली आ जाते हैं। क्लियर? ये चीज समझो। तो मैनी सब्सटेंस कैन कम इन कांटेक्ट ऑफ मेम्ब्रेन डायरेक्टली। तो मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में ये डायरेक्टली आ जाते हैं। कौन से सब्सटेंस को? बहुत सारी चीजें। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट दो तरीके का है, बल्क और स्पेसिफिक। इसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि सेल वॉल जो होती है बेटा, सेल वॉल रिजिड तो होती है, बट उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। बट क्या होगा? स्पेस प्रेजेंट होता है ना? स्पेस प्रेजेंट होगा जिसमें से चीजें आर पार चली जाती हैं। क्लियर है? तो मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूं? मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं, और उसमें सबसे पहला तरीका है बल्क ट्रांसपोर्ट। सर ये समझ नहीं आया बल्क और स्पेसिफिक, ये डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? तब समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, उसको समझ लो, फिर आप कमेंट करके डाउट पूछेंगे। चलो पहले हम बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। क्या आपको ये स्लाइड समझ में आ रही है? तो आप नोट कर लेंगे। अब हम आगे चल रहे हैं, जल्दी करिए बेटा, 1 सेकेंड ले लीजिए। हां सही है, क्लियर है? सही जल्दी। हां बेटा, आप में से आप ध्यान सुने, मैं लास्ट ईयर लक्ष्य बैच में जब पढ़ाता था, उस बैच में मैंने बोला कि आप में से कुछ बच्चे ओपी हैं। ओपी का मतलब और पापी, पीपी हैं पुराने पापी, जीपी हैं घोर पापी। ठीक है? ये पापी शब्द हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपके बेसिक्स वीक हैं। तो पहले आप बेसिक्स स्ट्रांग करोगे तब आगे पढ़ाई करोगे, है ना? ठीक है। तो आप में से मतलब ऐसी उम्मीद करोगे कि मैं मतलब आपको डांटूंगा भी खूब, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सारा आपको। तो पहले मैं ये दोनों पढ़ा दूं, बल्क और स्पेसिफिक, फिर बात करेंगे आपसे। अब मैं बात करने जा रहा हूं बल्क ट्रांसपोर्ट की। ठीक है? बोर्ड पे बना हुआ चित्र आपको दिख रहा है। ये मैंने एक सेल बना रखा है, और ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर सेल वॉल नहीं बना रखी। इसका मतलब ये एक प्रकार का एनिमल सेल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हां बिल्कुल सही है। तो मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये मेरे पास इसके अंदर न्यूक्लियस है। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है समझो। बल्क ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, मान लो मुझे कोई ये ज्यादा सा अमाउंट की कोई चीज है, ये देखो, ये कोई चीज है, इसको मुझे सेल के अंदर ले जाना है। तो मैं सेल के अंदर इसको कैसे ले जाऊंगा? है ना? ये ज्यादा अमाउंट में, तो इसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देखो मेरी बात समझना ध्यान से। देखो, अगर मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, समझना इसे। देखो, मान लो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज है, ये मेरे पास सोडियम है, ठीक है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इनका ट्रांसपोर्ट करता हूं ऐसे, तो इसे तो कहते हैं स्पेसिफिक। जैसे मान लो इसको मैंने Na लिख दिया, इसको मैंने ग्लूकोज लिख दिया, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है कि भाई किन पर्टिकुलर चीजों का कर रहा हूं। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज इसके अंदर चली जाए, कोई ज्यादा अमाउंट में कोई चीज अंदर, बड़ी चीज
कोई लार्ज चीज अगर सेल के अंदर जा रही है तो उसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये वाला ट्रांसपोर्ट जो है इसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ज्यादा बड़ी चीज डायरेक्टली अंदर जाएगी सेल में, और ये वाला जिसमें मेरे पास सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गई, CO2 बाहर आ गया, ऐसी चीजें हो, इसे हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है उसको मैं समझा रहा हूं। जरा कुछ आप ऐसे समझो, ध्यान से देखो बेटा, जरा आप कुछ इस तरीके से उदाहरण समझोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज खाने की हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है, जैसे एनी लार्ज साइज मॉलिक्यूल या लार्ज साइज सब्सटेंस अगर डायरेक्टली एंटर कर जाए, अगर क्या हो जाए, डायरेक्टली एंटर करे, डायरेक्टली एंटर इनटू सेल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वो दो तरीके का होता है बेटा। देखो, बल्क ट्रांसपोर्ट दो टाइप का आप पढ़ोगे। अगर कोई चीज अंदर चली जाए, ध्यान से सुनो, कोई चीज अंदर चली जाए तो उसे हम कहेंगे एंडो। एंडो का क्या मतलब होता है बताओ? एंडो का मतलब होता है इनसाइड। साइटोसिस, साइटोसिस मतलब सेल ने खा लिया, सेल ने अंदर की तरफ चीज को खा लिया ऐसे, और कोई चीज बाहर जा सकती है, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। फिर फोकस करो मेरी तरफ, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मेम्ब्रेन के आर पार कैसे काम होता है। दो तरीके से होता है। कई बार कुछ बड़ी चीजें, अब ये अंदर कैसे जाएंगी दिखाऊंगा। कई बार कोई बड़ी चीज ऐसे सेल के अंदर जा सकती है ना, सेल के अंदर जाएगी, उसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, या बाहर आ सकती है। अगर अंदर एंट्री करती है, अगर सेल के अंदर एंटर करती है ना, एंट्री करती है, एंटर इनटू सेल, तो उसे हम कहते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। और अगर सेल को बाहर जाती है तो एग्जिट फ्रॉम सेल कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है कि नहीं, बता दो, क्लियर है कि नहीं? तो मेरे पास ये जो है ये एक सेल है, क्लियर हुआ बात? ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। ये जो चीज है ये न्यूक्लियस है, और वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये चीज क्लियर है? हां सर क्लियर है। दूसरी बात, मैंने आपको यह बताया कि सेल के अंदर चीजें मेम्ब्रेन के आर पार जाती हैं। यह बात क्लियर है? हां सर क्लियर है। मेम्ब्रेन के आर पार दो तरीके से जाया जा सकता है। एक है स्पेसिफिक, ग्लूकोज जा रहा है, सोडियम जा रहा है। दूसरा, कुछ बड़े साइज की चीज। बड़े साइज का क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बड़े ऐसे WBC होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, है ना। तो एक तरीके का वो एंडोसाइटोसिस है। एंडो का मतलब उसने बैक्टीरिया को अपने अंदर लेकर तोड़ दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो हम ये समझ रहे हैं कि जब कोई बड़ी चीज एंटर करेगी तो उसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस, अगर बाहर जाएगी तो एक्सोसाइटोसिस। इन दोनों को मिला के क्या कहोगे, बल्क ट्रांसपोर्ट। सर थोड़ा सा और बताओ, अभी बताता हूं। स्पेसिफिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, बताओ जल्दी, यहां तक ठीक है बेटा? इस बड़े सब्सटेंस को सेल वॉल रोक लेगा, तो इसका मतलब इस तरह की मूवमेंट नॉर्मली उसमें होती है जिसमें सेल वॉल ना हो। ठीक है बेटा, मैं रिपीट निधि क्या करूंगा, मैंने क्या पढ़ाया तेरे को? अभी तो पढ़ाया नहीं टॉपिक। मैं पहले टॉपिक पढ़ा लूं फिर पूछियो रिपीट में। रिपीट का तो ऑप्शन ही नहीं है। रिजिड मतलब हार्ड, जो अपनी जगह पे रहे। बेटा रिवाइज करा दूं, पढ़ा तो लूं पहले। रिवाइज तो तेरे को तब करा दूं जब पढ़ाऊंगा मैं कुछ। रिवाइज कराऊंगा पहले, पढ़ाऊंगा तब। अब इधर आ जाओ, ध्यान से इधर फोकस करो। ठीक है, देखो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, चीज सेल के अंदर एंटर कर रही है। इधर देखो, ध्यान से, ध्यान से फोकस करो मेरी तरफ। ये सेल दिख रहा है सबको? ये सेल दिख रहा है कि नहीं बताओ? ये सेल दिख रहा है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लार्ज साइज का कोई सब्सटेंस है, कोई भी चीज लार्ज साइज सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब देखो क्या होगा, ये जो है बेटा, ये चीज मेम्ब्रेन के ऐसे पास गई, तो मेम्ब्रेन क्या है, क्योंकि सेमी फ्लूइड है ना, सॉलिड तो है नहीं, ये मेम्ब्रेन क्या है बेटा, सॉलिड तो है नहीं, तो ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर गई। और जब ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर गई तो इसने क्या बना दिया, एक वेसिकल बना दिया। क्या बना दिया, एक वेसिकल या वैक्यूल बोल दो।
तो इस तरीके का उसने क्या बना दिया, इस तरीके का उसने क्या बना दिया बेटा, एक वेसिकल बना दिया या वैक्यूल बना दिया। अब ये वैक्यूल यहां से सेल के अंदर चला गया, है ना, ये सेल के क्या चला गया, अंदर। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक लाइसोसोम होंगे, इन लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो इसके साथ मिलकर इसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो मैंने क्या समझाया आपको कि मेरे पास कोई लार्ज साइज सब्सटेंस है जो सॉलिड है। कैसा है वो, सॉलिड। तो ये जो सॉलिड चीज है, ये जब इसके सरफेस के पास पहुंचेगी तो ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगा। तो एंडोसाइटोसिस दो तरीके का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस, इसे कहते हैं सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का क्या मतलब हुआ कि कोई सॉलिड चीज अगर मेम्ब्रेन के पास आ रही है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड कर गई और एक वैक्यूल बना दिया उसने, वो वैक्यूल लाइसोजाइम के साथ मिलकर, लाइसोसोम के साथ मिलकर डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सॉलिड चीज एंटर करती है बल्क ट्रांसपोर्ट में, एंटर करती है, तो उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। देखो, अगर कोई चीज एंटर कर रही है तो कह रहे हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप है, फैगो का मतलब जो चीज एंटर करी वो सॉलिड है, और पिन्नोसाइटोसिस का यह मतलब होता है कि जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसका मान लो ये न्यूक्लियस है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि अब यहां पर इसके पास में जो चीज है वो लिक्विड फॉर्म में है। वो क्या है, ऐसा कुछ लिक्विड फॉर्म में है। तो अब अगर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड करेगी, देखो कैसे कर सकती है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या कर सकती है, ऐसे फोल्ड कर सकती है। तो मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड कर रही है तो ये जो चीज है वो लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो पिन्नोसाइटोसिस को कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। क्या करते हैं, सेल ड्रिंकिंग। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट की दो टाइप होती है, एक होती है एंडोसाइटोसिस, मतलब लार्ज साइज की चीज सेल के अंदर चली जाए, दैट इज एंडो। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है फैगो। फैगो का मतलब होता है सेल का खाना, खाएगा कैसे, सॉलिड चीज को। तो कोई भी सॉलिड चीज को अगर ऐसे अंदर वैक्यूल बना के ऐसे अंदर ले जाए तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और वो अंदर ऐसे वैक्यूल की फॉर्म में चली गई, इस तरीके से वैक्यूल की फॉर्म में चली गई बेटा ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पिन्नोसाइटोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्नोसाइटोसिस बोलते हैं। समझो इस बात को। तो यहां पर यह चीज लिक्विड है और यहां पर यह चीज क्या है, सॉलिड है, और दोनों को मिलाकर एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे एंडोसाइटोसिस। कोई डाउट है, जल्दी बता दो। पिन्नो विल ऑल्सो मेक वैक्यूल। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं पहले जरा उदाहरण समझो। मान लो एक आपकी बॉडी में एक सेल होते हैं ब्लड में, मैक्रोफाज। मैक्रो का मतलब बड़ा, फाज का मतलब निगल के खाने वाला। तो मैक्रोफाज जो सेल होते हैं उनके आसपास अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो ये उसको निगल लेते हैं और तोड़ देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, क्लियर है, सही है बेटा। वैक्यूल नहीं पता तो तू 8th क्लास से पास कैसे हुआ था, समझ नहीं आया हमें। हाँ हाँ, वैक्यूल का सिंपल मतलब होता है मेम्ब्रेन का बना स्ट्रक्चर, उसके अंदर कोई ना कोई चीज प्रेजेंट होती है, उसे वैक्यूल कहते हैं। उसका अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो मैं यहां पर क्या समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये भी वैक्यूल बना है, तो वैक्यूल किसका बना है, मेम्ब्रेन से बना है। ठीक है, अब इस वैक्यूल का क्या होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन सिंपल सी बात है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, हम आपको बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा है, याद करो, देखो इधर। बल्क ट्रांसपोर्ट में दो चीजें पढ़ाई, एंडोसाइटोसिस, एक्सो। एंडोसाइटोसिस में हम क्या बोल लिखते हैं, फैगो, और क्या लिखते हैं, पिन्नो। फैगो का मतलब सेल सॉलिड फॉर्म में खाए, पिन्नो का मतलब लिक्विड फॉर्म में। अब इसमें क्या नहीं समझ आया ये बताओ। हाँ, एग्जाम्पल अमीबा।
एग्जाम्पल अमीबा, ये जो है अमीबा का एग्जाम्पल है। याद करो, तुमने फूड वैक्यूल पढ़ा था अमीबा में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो अमीबा अगर बाहर से खाना खा रहा है तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। याद है? अमीबा एक सेल है सर, याद करना है, बिल्कुल याद करना है बेटा। फास्ट कैसे पढ़ाऊं? तुम लोग को समझ भी तो बहुत धीरे धीरे आता है, कैसे कराऊं बताओ? फास्ट फास्ट कराऊंगा तो और समझ नहीं आएगा। आप समझो, थोड़ा सा पेस क्लास का सेट होने दो, क्या करें बताओ? ये देखो पहले, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बता दो। ये देखो, ये हो गया, ठीक है। अब सुनो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। देखो हमारे पास क्या है, ये एक वैक्यूल है। वैक्यूल किसका बना होता है? वैक्यूल किसका बना होता है? मेम्ब्रेन का। उसके अंदर ये वेस्ट मटेरियल है। ये क्या है? वेस्ट मटेरियल। अब इस वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर फेंकना है, तो ये वैक्यूल क्या होगा? सेल के बाहर जाएगा। ऐसे ध्यान दो बेटा, ये सेल के बाहर जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये सेल के क्या करेगा? बाहर जाएगा ऐसे, ध्यान देना। और वेस्ट को बाहर फेंक देंगे। आप खुद देख सकते हो, ये कोई वेस्ट चीज है, इसको सेल के बाहर फेंक दिया। अगर कोई चीज सेल के बाहर थ्रो की जाती है और वो ज्यादा अमाउंट में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि सम वेस्ट मटेरियल, कई बार वेस्ट होता है और कई बार कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कुछ हमने प्रोटीन्स बनाई हैं जिनको हम बाहर फेंकना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सम वेस्ट मटेरियल, और कुछ मेरे पास प्रोटीन्स होती हैं जिनको बाहर काम करना होता है, ठीक है। उनको हमने क्या किया? बाहर फेंका है, थ्रोन आउट। तो उसको हमने क्या बोल दिया बेटा? एक्सोसाइटोसिस बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्सोसाइटोसिस बोल दिया। पहले समझ लो इस बात को, फिर मैं फटाफट से आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। अगर कोई चीज आप बाहर फेंक रहे हो तो उसको एक्सो बोल रहे हैं, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब मैंने आपको सिंपल ये चीज समझाई, अगर एक बार आप देख सको तो। मैं आपको समझा रहा हूं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का सिंपल मतलब होता है, अगर कोई चीज ज्यादा अमाउंट में है, अगर आप लार्ज अमाउंट में कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लार्ज अमाउंट का मतलब कोई बड़ी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसे आप बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हो। बल्क ट्रांसपोर्ट मैंने आपको दो प्रकार का बताया, या तो एंट्री हो सकती है या एग्जिट हो सकता है। अगर एंट्री होगी तो उसे आप एंडोसाइटोसिस बोलोगे, उसे आप क्या बोलोगे? एंडोसाइटोसिस। अगर कोई चीज बाहर जाएगी तो उसे आप क्या बोलोगे? एक्सोसाइटोसिस बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में दो ऑप्शन है, एक है फैगो। फैगो का मतलब हुआ सॉलिड चीज अंदर आ रही है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एक हो सकता है पिन्नोसाइटोसिस, पिन्नोसाइटोसिस, ठीक है। मैं एक सेल आपको दिखा देता हूं, एक ही में सारा ड्रॉ कर देता हूं, देखना ध्यान से। ये मान लो कोई सेल है, तो अगर मैंने कोई चीज ज्यादा अमाउंट में यहां अंदर लाया है, ज्यादा अमाउंट में ऐसे अंदर लाया है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? आप देखो ऐसे, दिस इज एंडोसाइटोसिस, दिस इज एंडोसाइटोसिस। एंडो में कौन सा है? ये फैगो। दिस इज फैगोसाइटोसिस। आप देख रहे हो, ये फैगोसाइटोसिस है ना। पिन्नोसाइटोसिस मतलब ये देखो खुद से, ये पिन्नोसाइटोसिस है। देखो ये लिक्विड सा है ना थोड़ा, इसको पिन्नोसाइटोसिस कह रहे हैं। दिस इज पिन्नोसाइटोसिस। और अगर मैं कोई चीज बाहर फेंक रहा हूं, अगर मैं कोई चीज बाहर थ्रो कर रहा हूं, तो उसे मैंने क्या बोल दिया? एक्सोसाइटोसिस बोल दिया। अब ये एक्सोसाइटोसिस किस चीज का हो सकता है? हो सकता है कोई वेस्ट मटेरियल हो, आप समझो ध्यान से, हो सकता है कोई वेस्ट मटेरियल हो, उसको आप बाहर फेंक रहे हो, या कोई प्रोटीन्स होती हैं जो सेल बाहर फेंकता है, तो इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? इसको हमने नाम दिया एक्सोसाइटोसिस। ऐसे देखो, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे कि कोई आपको चीज समझ ना आए। ये देखो, ये बाहर फेंक रहे हैं, तो अब इसमें देखो, दिस इज फर्स्ट फैगोसाइटोसिस, दिस इज सेकंड पिन्नोसाइटोसिस,
एंड दिस इज थर्ड, एक्सोसाइटोसिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक्सोसाइटोसिस है। यही चीज आपको समझाई, और तो मैंने कुछ समझाया नहीं। पर आप में से बहुत सारे बच्चे एक चीज देख पा रहे हैं, ये ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल चीज है। मेम्ब्रेन क्या है? एक फ्लेक्सिबल चीज है। फ्लेक्सिबल मतलब वो मुड़ जाती है आसानी से, उसकी अपनी कोई शेप नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो वैक्यूल है, ये आकर अगर मेम्ब्रेन से लग रहा है तो क्या मेम्ब्रेन की लंबाई नहीं बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी बताता हूं। ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन का, इसकी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी ना। दूसरा, अगर यहां वैक्यूल बनाया तो कहीं ना कहीं मैंने मेम्ब्रेन का एक हिस्सा कम कर दिया ना। ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको सिंपल ये समझो, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। बड़े साइज की चीज ट्रांसपोर्ट करने को कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। सॉलिड फॉर्म में फैगो, लिक्विड फॉर्म में पिन्नो, दोनों एंडोसाइटोसिस है। उसके अलावा एक हमारे पास एक्सोसाइटोसिस होता है, चीज को बाहर फेंकना। अब ये बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ आ गया हो तो। नितेश पढ़ाने दे बेटा, टू स्लो का मतलब कुछ नहीं है। मैं ड्रॉपर के बैच पढ़ाता हूं बेटा, और ड्रॉपर में मैं 2 साल का सिलेबस 1 साल में कराता हूं ना। पढ़ चुपचाप, बात बनाने से नहीं होता है। हां ठीक है, बातें मत बनाया कर, उससे कुछ नहीं होगा। मान ले मैं तेरे को अगर सेल मेम्ब्रेन समझा पाया, तो फ्यूचर में जब भी सेल मेम्ब्रेन की कोई बात आएगी तो मैं पूरा सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा तुझे। मुझे बता एक बात, क्यों हम स्लो हैं इस वक्त? अभी सारे टीचर या मैं भी मान लो स्लो क्यों हैं? क्योंकि हम जो चीजें पढ़ा देंगे आज आपको, वो आपका परमानेंट आगे के लिए बार बार थोड़ी बताने जाऊंगा मैं। मान ले अब इसके बाद से तेरे को, मान ले तू जूलॉजी पढ़ रहा है, जूलॉजी में तेरे को ये पढ़ा रहे हैं कि ये एक हमारे पास, देख मैं तेरे को एग्जांपल देता हूं। मान ले तेरे को जूलॉजी में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि हमारे पास एक खास तरह के सेल्स होते हैं, ये वाले, इनका नाम मैक्रोफाज होता है। ये मैक्रोफाज हमारे ब्लड में होते हैं। अब ये मैक्रोफाज क्या करते हैं? अपने बाहर कोई बैक्टीरिया देखते हैं, अगर इनको कोई बैक्टीरिया दिख जाता है, उसको ये निगल के तोड़ देते हैं बैक्टीरिया को। अब ये बैक्टीरिया को कैसे तोड़ेंगे? एंडोसाइटोसिस से। अब मुझे बता, क्या टीचर तुझे एंडोसाइटोसिस पढ़ाएगा? अब नहीं जरूरत है, मैंने पढ़ा दिया। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं। सेल की बहुत सारी चीजें दूसरे चैप्टर में यूज होंगी, जैसे सेल और सेल साइकिल। अगर आपको वो आ गया है तो फिर बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे हम। क्लियर है ना? हां पढ़ लो बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? सही है। तो हमने आपको क्या पढ़ा दिया? बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें डिफ्यूजन के बारे में बता रहा हूं, और मैं मेम्ब्रेन के आर पार चीजें पढ़ाऊंगा आपको। अब मैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं, तो उससे पहले मुझे आपको क्या बताना है? डिफ्यूजन पढ़ाना है। तो देखो, बिफोर वी स्टडी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, we need to know about diffusion। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। मुझे बताओ, ये इतने सारे मॉलिक्यूल इतनी जगह में और इतने सारे ये इतनी जगह में है, कहां कंसंट्रेशन, ये ए है ये बी है, कहां कंसंट्रेशन ज्यादा है? मुझे बताओ ध्यान से। इस जगह पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ए और बी के कंपैरिजन में। कहां कंसंट्रेशन ज्यादा है? ए पर। तो मैं लिखूंगा ए पर मेरे पास क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? आप पढ़ चुके हो मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब जो भी चीज होगी मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो यहां ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं बी की बात करूं तो बी की बात मैं करूंगा तो लिखूंगा लो कंसंट्रेशन। बी को मैं क्या लिखूंगा? लो कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। डिफ्यूजन होता क्या है? ये मॉलिक्यूल इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मेरी बात सुनना, ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन मुझे बताओ कि मेरे पास क्या एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या आएगी? हमेशा याद रखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रैंडम मूवमेंट होती है, चाहे गैस का हो चाहे पानी का हो। लेकिन जो नेट मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो मैं लिखूंगा कि गैस और पानी के मॉलिक्यूल, गैस और पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। वो मूव करते हैं क्या? रेंडमली। रैंडम समझ में आता है? कोई किधर जाएगा, कोई किधर जा रहा है। ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे रैंडम मूव कर रहा है। ये वाला भी रैंडम मूव कर रहा है। पर जो नेट डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन समझ में आता है?
नेट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, नेट डायरेक्शन होती है वो हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन समझ में आ रहा है, यहां से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, समझो। तो जो मॉलिक्यूल मूव करेगा वो एग्जैक्टली यहां से यहां आएगा, भले ही वो इधर जाए उधर जाए इधर जाए। पर अगर मैं नेट मूवमेंट की बात करूं, नेट मूवमेंट मतलब कुछ समय के बाद अगर देखूं तो हाई से लो की तरफ जाएगा। जब हाई से, ध्यान सुने बेटा, ध्यान सुनेंगे, ये जो कंसंट्रेशन में अंतर होता है, देखो इधर हाई है, हां सर इधर हाई है, इधर कैसा है सर लो है, तो ये जो अंतर होता है, अंतर समझ में आता है, ये जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, इस डिफरेंस को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या शब्द यूज करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शब्द यूज करते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब जैसे मान लो यहां ऊंचाई है यहां कम है तो इधर जा रहा है, ग्रेडियंट मतलब एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम, दैट इज ग्रेडियंट। जैसे मान लो मेरे दिमाग में ज्यादा नॉलेज है, तुम्हारे दिमाग में कम नॉलेज है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, तुम्हारे से मेरे में कैसे आएगा, इसे भी ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट होता है कम, तो ये किधर मूव करेगा मुझे बताओ, हाई से लो। तो मैं कहूंगा चीजें मूव कर रही हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसे लिखोगे आप अलोंग, अलोंग का मतलब अनुसार, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, समझ रहे हो। अलोंग का क्या मतलब होता है, इधर देखो, अगर मॉलिक्यूल यहां से यहां जा रहा है तो इसे लिखोगे अलोंग, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट के अनुसार जा रहा है, मतलब जिधर ग्रेडियंट ले जा रहा है उसके अनुसार जा रहा है ना, भावनाओं में जा रहा है उसी के अनुसार, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर मैं मॉलिक्यूल को यहां से यहां मूव करूंगा तो इसे कहते हैं अगेंस्ट, खिलाफ जाना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, समझो ध्यान से। तो मैं अगर आपसे कहूं व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, पहला पॉइंट, डिफ्यूजन हमेशा हाई से लो की तरफ होती है। दूसरा पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं अलोंग, अलोंग मतलब ज्यादा से कम की तरफ, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर इधर आता तो क्या लिखते, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए हमने यहां क्या लिखा है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है अंतर, उस अंतर को कम करने की तरफ, मतलब अंतर अभी ज्यादा है ना, उसको कम करना चाहते हैं। दूसरा, क्या इसमें ऊर्जा लगेगी, नहीं, नो एनर्जी रिक्वायर। अगर एनर्जी नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं लगेगी तो क्या होगा ये प्रोसेस, इसे कहते हैं पैसिव, इसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। पैसिव का क्या मतलब होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर किसी प्रोसेस में एटीपी या एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है एटीपी के रूप में, उसे हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगती तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन के आर पार मैं आपको डिफ्यूजन पढ़ाने वाला हूं, पर पहले डिफ्यूजन का मतलब समझ लो। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस एंड वाटर, पहला पॉइंट। कहां से कहां होगा, दे मूवमेंट रैंडम होती है, पर नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट मतलब फाइनली कहां से होगा, हाई से लो की तरफ होगा। सही है सर, इसे कहेंगे अलोंग, अलोंग मतलब उस ग्रेडियंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होगा, हाई से लो की तरफ होगा। सही है। क्या इसमें एनर्जी लगेगी, नहीं, क्या इसमें एनर्जी लगेगी, नहीं। इसको कई बार पैसिव को डाउन हिल भी लिखते हैं। मेरे को बताओ, अगर मैं पानी को ऊपर से नीचे ले जा रहा हूं, डाउन हिल बोलेंगे, इधर ज्यादा पानी है इधर कम पानी है, तो हाई से लो की तरफ हो रहा है, क्या इसमें एनर्जी लगेगी, नहीं। तो अगर एनर्जी नहीं लगती तो उसे डाउन हिल भी बोलते हैं। अब आप में से जिस बच्चे को ये बात आनी चाहिए समझ, बेटा डिफ्यूजन क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में आगे आएगा और यहां भी आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन क्लियर है, आतिश में बेटा आपको 5 से 6 साल लगेंगे नीट के लिए। अगर आपको ये डिफ्यूजन समझ नहीं आया तो बेटा बहुत खतरनाक सिचुएशन है, आपको यू शुड मीट सम डॉक्टर, है ना। हाँ, इससे आसान टॉपिक नहीं है डिफ्यूजन। साइटोसिस बेटा सेल को लेके बोलते हैं। ग्रेडियंट मतलब अंतर, अंतर, मेरी बात समझ ध्यान से। एक तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल एक तरफ कम, अंतर है ना, अगर दोनों तरफ बराबर है तो ग्रेडियंट नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं।
मैं आपको एक डिफ्यूजन पढ़ा रहा हूं, पहले मुझे बताओ सॉलिड में डिफ्यूजन होता है? नहीं सर, गैस और पानी में होता है। मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है? रैंडम। रैंडम मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, नेट मूवमेंट जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ। इसे कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई ये कौन सा ग्रेडियंट, मुझे बताओ ये कौन सा ग्रेडियंट है? यहां ज्यादा कंसंट्रेशन या कम, तो कौन सा अंतर है? कंसंट्रेशन का अंतर है ना, तो कंसंट्रेशन के अंतर को, डिफरेंस को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हाई से लो की तरफ जा रहा है तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या इसमें एनर्जी चाहिए? नहीं, ये पैसिव होता है। ये क्या होता है? पैसिव। ठीक है, और क्या लिखा है बेटा आपने? वी कैन से स्लोप टू द ग्रेडियंट, हां बोल सकते हो। डाउनहिल मतलब एनर्जी नहीं लगेगी, हाई से लो जा रहा है, पैसिव कहते हैं। इधर देखो भाई, आ जाओ इधर। आपको स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में मैं 3 चीजें पढ़ाऊंगा। पहला पढ़ाऊंगा डिफ्यूजन, ध्यान से सुनेंगे। पहला पढ़ाऊंगा मैं डिफ्यूजन, दूसरा मैं पढ़ाऊंगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और तीसरा मैं पढ़ाऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेरी बात समझो, मेम्ब्रेन के आर पार जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है डिफ्यूजन। सबसे पहला क्या होता है? डिफ्यूजन। इधर देखो बेटा, ध्यान से समझना। सबसे पहला होता है मेरे पास डिफ्यूजन। समझने की कोशिश करना, आसानी से समझ आएगा। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखना। ये मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मान लो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लियर है। और ये मेरे पास CO2 है, ठीक है, क्लियर है। ध्यान से देखना, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करना आप सारे बच्चे, ये वर्ड सारे समझ आएंगे अगर ध्यान से सुनोगे तो। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अगर ये मॉलिक्यूल गैस है, देखो ये ऑक्सीजन है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। ये ऑक्सीजन है और ये CO2 है, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया? गैस। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना बेटा, वो मेम्ब्रेन के आर पर आसानी से चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ? गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो मेम्ब्रेन के आर पर आसानी से चले जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन यहां ज्यादा, आप खुद देखो ऑक्सीजन कहां ज्यादा है, आप मुझे बताओ। यहां 4 मॉलिक्यूल है, यहां 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। यहां CO2 के ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो CO2 कहां चली गई? CO2 ऐसे बाहर चली गई। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो आपको यह समझ में आएगा कि मेरे पास जो गैस होती है, ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और CO2, ये मेम्ब्रेन के आर पार डायरेक्ट जा सकते हैं। बस इनको किसकी जरूरत होती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। मतलब क्या हुआ कि मान लो ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर आने लगेगा, और यहां CO2 ज्यादा है, बाहर कम है, तो CO2 बाहर जाने लगेगा। तो डिफ्यूजन में सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली डिफ्यूज होते हैं। क्या ऐसे डिफ्यूज होंगे? डायरेक्टली डिफ्यूज होते हैं। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्यूजन किसका, देखो मेम्ब्रेन के आर पार जो है, हम मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, मतलब बड़ी चीज जा रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं। व्हाट इज स्पेसिफिक? इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बात की कि मेम्ब्रेन के आर पार गैस कैसे जाएगी। तो गैस डायरेक्टली आर पार जाती है, बस उसको क्या मिलना चाहिए? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब या हम प्रेशर बोल सकते हैं। गैस के लिए उसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो गैस क्या होती है? जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ अपने आप चली जाती है। किसके आर पार चली जाती है? मेम्ब्रेन के आर पार। तो अगर आपको सवाल आए कि ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार किस प्रोसेस से मूव करती है, तो आप लिखोगे डिफ्यूजन। आप क्या लिखोगे? डिफ्यूजन लिखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो जल्दी से। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, जरा ध्यान से देखते हुए चलो। उदाहरण से देखोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, आपके पास ये ब्लड है, देखो इधर, आपके पास ये ब्लड है, ये रहा ब्लड, ठीक है, ये ब्लड है सर, बिल्कुल दिख रहा है। ब्लड के बाहर आसपास ये सेल है, मान लो ये सेल है जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है, ये सेल है। तो यहां जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड में, वो डिफ्यूजन से आ सकते हैं सेल के अंदर। तो वो सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन से पार कर लेते हैं
और जो CO2 होती है ना, CO2 वो ब्लड में चली जाती है कैसे? डिफ्यूजन से। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यही समझाया कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूजन से चले जाते हैं। इसके अलावा कोई और चीज है जो डिफ्यूजन से जा सकती है? टोटल 4 चीजें हैं जो डिफ्यूजन से मूव करती है। उनमें सबसे पहले है गैस, दूसरा है पानी और तीसरा है लिपिड। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। 3 चीजें हैं। पहला है पानी, सॉरी पहला है गैस, दूसरा है पानी और तीसरा है लिपिड। समझो, इधर देखो। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा आपसे, मैं बात कर रहा हूं इसकी, ध्यान देना बेटा। मैंने क्या बोला आपको? मैंने सिंपल यह समझाया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से डिफ्यूजन से जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? डिफ्यूजन से। देखो ये यहां आ गया, ठीक है, या वो उसको वहां ले जाओ। सर समझ आया? ये देखो, इसको बाहर ले गए, इसको यहां ले आए, है ना। इसके अलावा और किसकी बात कर रहा हूं? पानी के मॉलिक्यूल्स। ये मान लो पानी है, तो पानी भी मेम्ब्रेन को आर पार कर सकता है आसानी से, पानी भी आ जाता है। पानी की जो मूवमेंट है, ध्यान से सुनो, पानी की मूवमेंट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ऑस्मोसिस। तो वाटर ऑल्सो मूव बाय डिफ्यूजन, वाटर ऑल्सो मूव बाय डिफ्यूजन, पानी भी डिफ्यूजन से मूव करता है। और पानी का डिफ्यूजन, ध्यान से सुनेंगे, वाटर का जो डिफ्यूजन है, वाटर का जो डिफ्यूजन है उसको हम कहते हैं इज ऑस्मोसिस। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्मोसिस। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? पानी के डिफ्यूजन को हम क्या लिखते हैं? ऑस्मोसिस लिखते हैं। तो कौन कौन सी चीजें डिफ्यूजन से मूव करेंगी? डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना। कौन कौन जा सकता है? गैस जा सकता है, पानी जा सकता है। गैस जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे पास ये जो है, ध्यान सुनेंगे, ये जो है मेरे पास, ये जो है पानी जा सकता है। पानी कैसे जाएगा? पानी भी मूव कर सकता है। तो पानी जब मूव करता है तो उसकी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। कोई डाउट है कि नहीं? बताओ, यहां तक समझ में आ रही है? इसके अलावा मेरे पास मान लो ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं। ये किसके मॉलिक्यूल हैं? लिपिड के। सुन लो ध्यान से, ये किसके मॉलिक्यूल हैं? लिपिड। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है? ये वाली, ये सब मेम्ब्रेन किसकी बनी है? बताओ जल्दी से। ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली किसकी बनी है? लिपिड की। और ये मॉलिक्यूल भी किसका है? लिपिड। ये मॉलिक्यूल भी किसका है? लिपिड का है। तो लिपिड का मॉलिक्यूल भी आर पर आ सकता है, क्योंकि हम ये समझते हैं लिपिड को हम लिखते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो हम यहां पर यह समझ रहे हैं बेटा कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड है खुद से, जैसे हम कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अपनी जैसी चीजों को अपने में घोल लेना। तो मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। तो लिपिड भी खुद आर पार मेम्ब्रेन के जा सकता है। समझो मेरी बात। तो लिपिड मतलब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसपे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक है, पानी को रिपेल करता है, और मेम्ब्रेन खुद से हाइड्रोफोबिक है अंदर से, तो उसके आर पार जा सकता है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई जो डिफ्यूजन से मूव कर सकती हैं सेल में। कौन कौन सी 4 चीजें हैं मैं क्लियर करता हूं आपको, और उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा, एक बार ध्यान से देखें, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। कौन सी 4 चीजें हैं जरा देखेंगे, जो कौन सी 4 चीजें हैं? सर 1 मिनट मुझे लिखने दो, तो 1 मिनट पहले देख लो। पहले ये मान लो आपकी मेम्ब्रेन है, ये सेल है। मैंने आपको क्लियरली बोला कि मेरे पास ऑक्सीजन अगर बाहर ज्यादा है तो अंदर आ सकती है, अगर CO2 अंदर ज्यादा है तो बाहर जा सकती है। यहां ज्यादा होने चाहिए मॉलिक्यूल, इसके यहां ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। और ये डिफ्यूजन से हो रहा है। उसके अलावा अगर पानी है, पानी अगर बाहर से अंदर डिफ्यूज हो रहा है तो पानी की मूवमेंट को, पानी बाहर से अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोसिस। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल लिपिड का है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं? डिफ्यूजन के एग्जाम्पल बना रहा हूं। तो कोई खुद से मॉलिक्यूल कैसा है? ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये खुद से लिपिड का मॉलिक्यूल है। खुद लिपिड हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, मतलब कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। तो वो आर पार जा सकता है मेम्ब्रेन के, ऐसे मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने आपको बताया
कि डिफ्यूजन किन चीजों का होता है? चार चीजों का। कौन सी चार चीजें? पहला गैस, गैस में मान लो ऑक्सीजन और CO2, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पानी, ठीक है। तीसरा पानी की मूवमेंट को, ध्यान से सुनो बेटा, इधर देखो, पानी अगर यहां से यहां गया तो इसे ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे। ऑस्मोसिस कब बोलेंगे? जब वो मेम्ब्रेन पार करेगा। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो पानी के लिए ऑस्मोसिस बोलेंगे व्हेन इट क्रॉस मेम्ब्रेन, व्हेन इट क्रॉस मेम्ब्रेन। कोई डाउट है इस बात में? बता दो मुझे। अगर वो मेम्ब्रेन आर पार जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। तीसरी चीज सुनो, तीसरी चीज, ये तो गैस के लिए हो गया, पानी के लिए। तीसरी चीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी कैसे मूव करेगा? मूव बाय डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज ना होने से वो पानी में घुलता नहीं है, और मेम्ब्रेन भी पानी में नहीं घुलती। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैन क्रॉस मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। क्या ये चीजें डिफ्यूजन समझ में आ गया? एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज पेरिफेरल प्रोटीन? पिटाई खाएगा? क्या पढ़ा रहा हूं और क्या पूछ रहा है? कुछ भी लिख रहा है। ऐसे डाउट नहीं बताऊंगा, चाहे कोई भी हो बेटा, कोई नहीं डाउट बताऊंगा ऐसे। आपको समझ ही नहीं आई बात को, डाउट टॉपिक से रिलेटेड। हां सर, कैन यू रिवाइज? नहीं, कोई वो नहीं है, पढ़ाई करो ध्यान से। आदत खराब है तुम्हारी इस वक्त। 10 बार रिवाइज किया मैंने, 10 बार बोला, 10 बार इसी चीज को 10 बार बोला है। सिंपल सिंपल बातें में इतना टाइम लगाएगा तो कब पढ़ेगा? तो डॉक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। पेशेंट आया तेरे पास बैठा हुआ, कह रहा है सर हमने ना, हमारे को क्या हुआ था, सुबह वॉमिटिंग हुई थी, फिर पेट दर्द हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा आंख में भी दिक्कत है, और 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। फिर तुम कहोगे प्लीज रिवाइज करो एक बार। ऐसा थोड़ी होता है। ध्यान से सुनना, पहले फोकस रख अपना, चैट पे ध्यान रखा हुआ है, इधर देख। पहले रिवाइज कर रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल समझो पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम मेम्ब्रेन के आर पर चीजों का ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है, मतलब स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही है? मैंने डिफ्यूजन किन किन चीजों का बताया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कैसे जाएगी उस पार? कैसे जाएगी भाई बता? कैसे जाएगी ऑक्सीजन बता? एक तरफ ज्यादा होगी, कम की तरफ जाएगी, तो डिफ्यूजन हुआ कि नहीं? CO2 कैसे जाएगी? ज्यादा से कम की तरफ। तो गैस का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? डिफ्यूजन। जैसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए जरा, उससे समझ में आ जाएगा तुझे। प्रीवियस स्लाइड ये रही। एक सवाल पूछता हूं, लिखने का टाइम नहीं दे रहे हो बेटा, लिख ले। लिखने का टाइम दे रहा हूं, ये लिख ले। ये तो बताया मैंने, ये लिख लिया तुमने? सबने लिख लिया? नोट कर लो, अगर नहीं किया तो मैं एक स्लाइड दे देता हूं आपको। लिखने का टाइम दे दूंगा बेटा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, एयर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस गैस की है? मुझे बताना, सोच के बताओ जल्दी से। इसको लिख लो, उसके बाद ये भी लिख लो। लिख लिया? अभी ये दोनों नहीं बताया, ये दोनों बताऊंगा अभी, ये दोनों बताऊंगा। चले? नाइट्रोजन की है, सही है। मुझे एक चीज बताओ, जब आप सांस में लेते होगे एयर, आप फिल्टर कर लेते हो कि कौन सी जा रही है अंदर? नहीं कर सकते। आप सांस में जो हवा ले रहे होगे उसमें ऑक्सीजन भी जा रही है, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, लेकिन फिर वो डिफ्यूज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अंदर भी नाइट्रोजन का उतना ही वो होगा ना। मान लो एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इस साइड नाइट्रोजन जो है उसकी एक परसेंटेज वैल्यू है, इस साइड भी वैल्यू है। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम है नाइट्रोजन की, तो क्या वो डिफ्यूज होंगे? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि भाई अगर गैस जो है दोनों तरफ उसका मॉलिक्यूल सेम है तो डिफ्यूज नहीं होती। डिफ्यूजन हमेशा कहां से कहां होता है? हाई से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके सेल में ऑक्सीजन लगातार यूज हो रही है,
मुझे बताना जरा, ऑक्सीजन, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी बॉडी में लगातार खाना यूज हो रहा है तो खाना जा सकता है ना, मान लो खाना यूज ही ना हो तो खाओगे कहां पर, जाएगा ही नहीं। ऐसे ही सेल के अंदर लगातार ऑक्सीजन यूज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो वो कहां जाएगी ऑक्सीजन, फिर अंदर आना पड़ेगा ना उसे। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, मैं इसलिए कहता हूं कि सर जी को ज्यादा छेड़ो मत चीजों को, क्योंकि क्या होगा फिर मैं मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। इधर देखो भाई, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, सेल है, ध्यान सुनना, इस सेल में, ध्यान सुनना, इस सेल में मेरे पास यहां ईआर है, ये रहा, फिर गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स हैं, और बाहर मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, बाहर ऑक्सीजन है। मुझे बताओ इन चारों में से, मैं ऑप्शन लिख देता हूं 1 2 3, इन चारों में से किस ऑर्गेनल में ऑक्सीजन की लोवेस्ट कंसंट्रेशन होगी, किस जगह ऑक्सीजन की लोवेस्ट कंसंट्रेशन होगी, या सब में बराबर होगी ऑक्सीजन का अमाउंट, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर है, बाहर से अंदर आ रही है, तो क्या सब में ऑक्सीजन बराबर होगी? हां, बेटा वो जो तुम कह रहे हो ना ट्रेल हाइड्रोफोबिक है, सरफेस हाइड्रोफिलिक है, वो चल जाता है उतना, अंदर का एरिया पूरा हाइड्रोफोबिक होता है, ऐसे याद कर लो। हाँ भाई बताओ जरा, इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों, सोचो, मैं आपसे आज सवाल पूछता हूं, क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि वहां खर्च हो रही है, तो जहां कोई चीज खर्च होगी वहां कंसंट्रेशन लोएस्ट नहीं होगी। इसीलिए मुझे बताओ, क्या ऑक्सीजन की आंखें होती हैं ऐसे, इस तरीके से आंखें होती है ऑक्सीजन की, उसको कैसे पता है कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जाना, ईआर में नहीं जाना, उसको कैसे पता? उसको ऐसे नहीं, ऐसे पता है कि भाई ऑक्सीजन कहां खर्च हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, लोएस्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। समझ आ रहा है भाई? गैस की, कोई गैस को आप खींच नहीं सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं सांस ले रहा हूं ऐसे, तो जब मैं सांस ले रहा हूं बेटा, तो सांस लेते वक्त क्या मैं हवा खींच रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, हवा अपने आप अंदर आ रही है। समझ इस बात को, गैस को खींचा नहीं जा सकता, गैस को खाली प्रेशर के थ्रू ला सकते हैं हम। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन यूज होती है तो वहां लोएस्ट कंसंट्रेशन होगी। क्या तुम बता सकते हो कि प्लांट में, प्लांट सेल में ऑक्सीजन की हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहां होगी? जहां वो बनती है। कहां बनती है ऑक्सीजन प्लांट में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनल है जहां ऑक्सीजन की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी और वो वहां से बाहर जाएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में वो जगह है जहां लोवेस्ट कंसंट्रेशन होगी। किसकी? ऑक्सीजन की। आ रहा समझ? गैस को खींच नहीं सकते, बुला नहीं सकते, गैस की आंखें नहीं होती। इट ऑलवेज मूव बाय डिफ्यूजन, और हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, या प्रेशर बोल लो उसे। यह समझ में आ रही है बात? अब नाइट्रोजन क्या होगा? हम सांस में नाइट्रोजन तो ले गए, पर अगर दोनों तरफ सेल के अंदर भी वही कंसंट्रेशन है, या कोई मान लो हमारे ब्लड में भी वही कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की जो एल्वेलाई में है, तो एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन एक्सचेंज नहीं होती होगी। भाई अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ नाइट्रोजन बराबर है तब थोड़ी एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन क्यों अंदर जा रही है? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और ब्लड से कम सेल में है, इसलिए ब्लड से सेल में जाती है, एल्वेलाई से ब्लड में आती है। तो डायरेक्शन किस इसी आधार पे होगी? सही है? तो तुम ध्यान से पढ़ो ना बेटा, चीजों की आंखें थोड़ी हैं। आगे आओ, इधर आओ, जल्दी से आओ। क्या हमें यह समझ में आ गया? हां सर, डिफ्यूजन हमने बात करी है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन किसका किसका होता है? किसका किसका होगा? गैसेस का, और किसका होगा? वाटर का। वाटर के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। ठीक है, कोई डाउट है यहां पर? नहीं। ठीक है, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, आगे की कहानी सुनो, ऐसे नहीं होगा, ध्यान से सुनो बेटा। अब मैं आपको बाकी की चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, यही फाइनल चीज है जो इससे आपको सारी चीजें आ जाएंगी। इधर देखो,
कहां गए हम, यहां आ गए, लिखने का भी समय दूंगा, बस फोकस करो। ये आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है और ये डबल मेम्ब्रेन है। ये क्या आपकी डबल मेम्ब्रेन है, ध्यान देना बेटा। ये सेल है, इसकी लिपिड बाइलेयर है ये, मतलब अगर मैं इसको जूम कर दूं, इसको मैं जूम कर दूं तो ये ऐसी है। इस बात में कोई डाउट है किसी को? इस तरीके की है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये मान लो सेल है, ध्यान से देखेंगे, ये सेल है, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, वो भी एक ही बार में समझाऊंगा, सारा समझ में आ जाएगा। ये जो है ये लिपिड बाइलेयर है ऐसे वाली। हां सर ये लिपिड बाइलेयर है, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। मैंने किन किन चीजों को मूव किया है? मैंने कहा है कि कुछ चीजें डायरेक्ट आ जाएंगी, जैसे ऑक्सीजन अंदर आ सकती है, CO2 बाहर जा सकती है, उसके साथ पानी अंदर आ सकता है या बाहर भी जा सकता है, उसके साथ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला है? ये सब क्या है, कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है वाया डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन है, सही हो गई। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना। ये मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मेम्ब्रेन मेरे पास क्या है, ध्यान सुनेंगे, ये ग्लूकोज है मान लो, ठीक है। ये मेरे पास सोडियम है, ध्यान देना, ये मेरे पास सोडियम है, ये ग्लूकोज है। इसको मैंने Na लिख दिया। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी में घुलते हैं, इन्हें पोलर कह रहे हैं। इन्हें क्या कह रहे हैं? पोलर। तो मैं यहां पर एक पॉइंट क्लियर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे क्या मैं पॉइंट लिख रहा हूं। मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि जो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल जिन पे जो पानी में घुलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, क्योंकि मेम्ब्रेन खुद से क्या है बेटा? मेम्ब्रेन खुद से कैसी है? नॉन पोलर है। मेम्ब्रेन खुद से क्या है? नॉन पोलर है। तो हमने क्या किया, ध्यान दो बेटा, हमने क्या किया, इस मेम्ब्रेन में कुछ खास तरह के मेरे पास गेट होते हैं। क्या होते हैं? गेट होते हैं। वो गेट किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं प्रोटीन के चैनल। तो इस तरीके से प्रोटीन के बने हुए चैनल होते हैं जिनमें से ये चीजें जा सकती हैं। कौन जा सकता है? सोडियम जा सकता है। पर यहां पर कहानी क्या है ये देखो, ये ग्लूकोज यहां है, ठीक है, और सोडियम यहां पर है। ध्यान देना बेटा, सोडियम के यहां कितने मॉलिक्यूल हैं? 5, यहां 1 है। यहां ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं? मान लो यहां ज्यादा कर लेते हैं या थोड़ी कम कर लेते हैं, बाहर ज्यादा कर लेते हैं ग्लूकोज। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि भाई बहुत सारी चीजें तो डिफ्यूजन से चली जाती हैं डायरेक्ट। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक तरफ हाई कंसंट्रेशन होती है, मतलब अमाउंट ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो यहां हाई कंसंट्रेशन है या लो कंसंट्रेशन है? बताओ। हां सर लो है, और यहां पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। हां सर ये समझ में आ रहा है, इधर हाई कंसंट्रेशन है। तो हाई से लो है, चीज जाना तो चाहती है, पर उसे कौन रोक रहा है? मेम्ब्रेन रोक रही है। क्यों रोक रही है? क्योंकि मेम्ब्रेन नॉन पोलर है और ग्लूकोज पोलर है। तो ग्लूकोज एक पोलर मॉलिक्यूल है और मेम्ब्रेन नॉन पोलर है। ऐसी पोलर चीज को जाने के लिए प्रोटीन के गेट लगे होते हैं। तो ये जो प्रोटीन के चैनल हैं, ये मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, समझो। तो हम क्या लिखते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखते हैं, जो दूसरा तरीका है। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर चीज हाई कंसंट्रेशन से लो जा रही है तो इसे डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के आर पार हो पा रहा है? नहीं। इसके लिए मुझे प्रोटीन के चैनल की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो चीज है मेरे पास, ये क्या है बेटा? ये प्रोटीन के चैनल हैं। क्या है ये चीजें? ये प्रोटीन के चैनल हैं। तो प्रोटीन के चैनल लगे होते हैं मेम्ब्रेन पर।
जिसके आर पार चीज मूव कर सकती है ऐसे, ये प्रोटीन के चैनल से ये ऐसे अंदर आ जाएगी, ऐसे ये ग्लूकोज भी प्रोटीन के चैनल से ऐसे अंदर आएगा और तब तक आता रहेगा जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखो, पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि सोडियम और ग्लूकोज, ठीक है, कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके लिए क्या होगा? दे रिक्वायर चैनल, दे रिक्वायर चैनल। उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? चैनल की। चैनल क्या है? गेट है जो प्रोटीन के बने हुए हैं। तो चैनल से चीज मूव कर सकती है हाई कंसंट्रेशन से लो, तो इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आपको? हमने कहा कि मेम्ब्रेन के आर पार सिंपल तरीके से डिफ्यूजन से जाने वाली डायरेक्ट चीजें कौन सी हैं? पानी है, गैस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, पोलर कौन से होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं। अब उनमें भी दो टाइप हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज पे चार्ज नहीं होता, सोडियम पे चार्ज होता है, तो ऐसी चीजों को हम पोलर कह रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, पोलर समझ में आया। पोलर चीज को जाने के लिए मेम्ब्रेन के आर पर मदद की जरूरत पड़ती है। किसकी मदद की जरूरत पड़ती है? चैनल की जरूरत पड़ती है। अब ये चैनल किसका है बेटा? ये चैनल किसका है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो हम ये लिखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर चैनल फॉर मूवमेंट, ठीक है। और हम लिखेंगे इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रिक्वायर चैनल फॉर मूवमेंट। अब इधर देखो, देखो चैनल क्या कर रहा है? चैनल कर रहा है मदद, फैसिलिटेट कर रहा है। फैसिलिटेट क्या होता है? हेल्प, मदद। और हो कहां से रही है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिफ्यूजन मान लो। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, फैसिलिटेट को इससे ऐड कर दूं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आया कि नहीं? बताओ, सोच के बताओ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आया कि नहीं? बोलो जल्दी से बेटा, समझो समझो ध्यान से। मैंने आपको क्या समझाया? बहुत सारी चीजें डायरेक्ट चली जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन के चैनल की। जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाएगा रुकेगा नहीं। दूसरी चीज क्या है बेटा? जो चैनल होते हैं ना, सबका अलग अलग होता है। मान लो इस पे ग्लूकोज का चैनल है, ये सोडियम का चैनल है। क्लियर है? ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया बेटा? मैंने आपको बताया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं। थोड़ा सा लिखने में हौच पौच हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक डायग्राम और बना दूंगा आपके लिए। होता है क्या है बेटा, कई बार ज्यादा समझाने के चक्कर में डायग्राम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका मतलब आपको यह बात समझ में आ गई। जैसे ये मेम्ब्रेन है, ध्यान दो बेटा, ये मेम्ब्रेन है आपके पास। मैं यही चीज बताने जा रहा हूं आपको। ये मेम्ब्रेन है मान लो। हाँ सर, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, मेरी बात समझना। देखो, ये चैनल है, ठीक है। मान लो ये वाला चैनल ग्लूकोज का चैनल है,
इसमें से ग्लूकोज जा सकता है, सही है। तो ये वाला भी ग्लूकोज का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब समझना पूरी बात को। ये मेम्ब्रेन बना रखी है, ये मेरे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर, ऐसे जो भी लिपिड बाइलेयर है। अब मेरी बात समझो, मान लो हमारे पास ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ये रे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, यहां ज्यादा है यहां कम है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ध्यान देना बेटा, यहां कम है तो ये क्या होंगे, ये इस चैनल से होते हुए अंदर आएंगे ऐसे। ये समझ में आ रही है कि नहीं, ये चैनल से ऐसे होते हुए अंदर आते हैं और तब तक आते हैं जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। तो मैं इसको अगर बोलूं आपसे, ध्यान सुनेंगे, इसको मैं कौन सा डिफ्यूजन लिख रहा हूं, फैसिलिटेटेड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, आप खुद बताओ। सबसे पहले मैं लिखूंगा अकर थ्रू चैनल, पहला पॉइंट समझ में आया, अकर थ्रू चैनल होगा। दूसरा कैसे हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ हो रहा है। यहां कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, यहां कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो कहां से कहां हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चीज आ रही है, ठीक है। इसको मैं एक और वर्ड लिख सकता हूं, पैसिव। पैसिव क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, पैसिव लिख सकते हो, डाउनहिल लिख सकते हो। बट इसको किसकी मदद लग रही है, किसकी मदद लग रही है, चैनल की हेल्प लग रही है। अब कुछ चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हम कुछ चीजें डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं। कौन कौन सी है, गैस हो गई, पानी हो गया और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गए। तो ये तो डिफ्यूजन हो गया ना, ये क्या हो गया, डिफ्यूजन। सर क्लियर है यहां तक तो इसको आपने डिफ्यूजन बोल दिया। डिफ्यूजन भी पैसिव होता है। तो इस डिफ्यूजन में और इसमें क्या फर्क है, यहां पर जाने के लिए क्या चाहिए, चैनल की जरूरत है। और क्यों चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए हो रहा है, फॉर पोलर मॉलिक्यूल। अब यहां पर समझने की बात यह है बेटा कि अगर ये ग्लूकोज का चैनल है, जैसे ये वाला सोडियम का चैनल है मान लो, तो सोडियम के चैनल से ग्लूकोज नहीं जा सकता। चैनल अलग अलग होते हैं बेटा, ये नहीं हो सकता, इससे सोडियम ही जाएगा, सिर्फ ये ग्लूकोज वाले चैनल से जा सकता है ऐसे। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मान लो आपके पास सेल है, सेल के बाहर बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर आ सकती हैं। सेल कैसे डिसाइड करेगा कि उसे ग्लूकोज लेना है कि फ्रक्टोज लेना है, सोचो। तो जिसका चैनल सेल के सरफेस पर होगा वही चीज अंदर आएगी। तो सेल क्या करता है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि मैं कौन सा चैनल बनाऊंगा। तो डीएनए जो भी इंफॉर्मेशन रखता है, ध्यान से सुनना बेटा, डीएनए जो भी चैनल बनाता है उस चैनल की मदद से चीज बाहर से अंदर आ जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, डिफ्यूजन पैसिव है, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती, सही है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं लगती, पर वो किस मॉलिक्यूल का होता है, पोलर का होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो होगा, पैसिव होगा, एनर्जी नहीं लगेगी, नॉट रिक्वायर एनर्जी। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास चैनल हर चीज के अलग अलग होते हैं। ये ग्लूकोज का चैनल है, ये सोडियम का चैनल है, तो जिस चीज का चैनल होगा वही चीज उससे मूव कर सकती है। इसी तरीके से सेल डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, कौन सा चैनल मैं रखूं अपने पास। मान लो उसको ग्लूकोज लेना है तो ग्लूकोज का चैनल है, फ्रक्टोज लेना है, नहीं लेना तो नहीं होगा उसका चैनल। दूसरी चीज, हम आपको ये चीज क्लियर हुई बेटा, हां दूसरी चीज मैं आपको ये क्या बेटा, रिपीट मैं नहीं, कितना स्लो पढ़ाऊंगा यार, मर जाऊंगा मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते तो, है ना। 500 साल में नहीं करा सकता आपको, तुम सुनते हो नहीं, तुमको दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये मेम्ब्रेन बना रखी है, ये डिफ्यूजन है, ये चैनल है। आप सुन ले पहले ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। एंटीबायोटिक खाते हो, हां सर एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक की आंखें होती जाकर बैक्टीरिया को मारता है, नहीं सर, उसका कोई प्रोसेस ब्लॉक करता है। कैसे कर सकता है, एक तुम्हें बताया था कि पेनिसिलिन सेल वॉल नहीं बनने देती। दूसरा है, मान लो एक बैक्टीरिया को ग्लूकोज की जरूरत है, सही है, तो वो एंटीबायोटिक ग्लूकोज का चैनल बंद कर दे, बैक्टीरिया का खराब कर दे, तो क्या ग्लूकोज अंदर जाएगा, बताओ जल्दी से, ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं जाएगा, सोचो ध्यान से, नहीं सर नहीं जाएगा, तो उससे वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के उस चैनल को खराब कर देते हैं। जब वो चीज अंदर नहीं जाती तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
नाउ व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको भी समझ लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इधर देखो, मैंने यहां पर एक चीज बना रखी, इसे पंप कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, पंप क्या होता है। तुम्हारे घर में वो लगी हुई है पानी की मोटर, हाँ सर लगी हुई है। पानी को कहां ले जाती है, नीचे से ऊपर चढ़ाती है टंकी में पानी की, हाँ सर चढ़ाती है। तो वो एक पंप है। पंप क्या कर रहा है, अगेंस्ट ले जा रहा ना चीजों को। पानी कहां से कहां आना चाहता, ऊपर से नीचे आना चाहता है, लेकिन अगर मैं उसे नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो एनर्जी खर्च होगी। तो मेरे पास जैसे चैनल प्रोटीन के बने होते हैं, पंप भी प्रोटीन के बने होते हैं। ये पंप है, इसका नाम क्या है, पंप। अब ये पंप क्या करता है भाई, पंप फ्री में तो चलेगा नहीं, तो पंप क्या खर्च करता है, एटीपी खर्च करता है। एटीपी को तोड़ता है और किसमें तोड़ देता है, एडीपी और पीआई में, और साथ में क्या रिलीज करता है, एनर्जी। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, सुनना ध्यान से, इधर देखो। मान लो मेरे पास ये जो चीज है ये सोडियम है और यहां पर सोडियम है, आप ध्यान से देखना। मेरे पास मान लो यहां पर ये, या पोटेशियम लिख देते हैं, ये पोटेशियम है और यहां पोटेशियम है। मुझे बताओ पोटेशियम कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, इधर ज्यादा है। तो नेचुरल मूवमेंट क्या होती, इधर होती, इधर होती ना नेचुरल मूवमेंट, ठीक है। लेकिन पंप क्या करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करा देता है। तो मूवमेंट क्या होगी, आप देख लो ध्यान से, मूवमेंट क्या होगी, लो कंसंट्रेशन टू हाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई। उल्टा हो गया इसका, हाई टू लो था ना, तो ये क्या कर सकता है, चीज को ऐसे मूव करा देगा, ऐसे, इस तरीके से। लो टू हाई आ रहा है कि नहीं बताओ, इधर ले आएंगे। तो अगर मैं इसको यहां ला रहा हूं, यहां ला रहा हूं, तो इसे हम लिखेंगे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें हमारे पास क्या लगती है, एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं। तो मैं आपको 3 ट्रांसपोर्ट बता रहा हूं मेम्ब्रेन के आर पर। पहला डिफ्यूजन, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, खाली गैस का और पानी का हो सकता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन पोलर मॉलिक्यूल का होगा, उसमें एनर्जी नहीं चाहिए, पर उसमें एक प्रोटीन चाहिए जो चैनल होते हैं। क्या चाहिए, चैनल चाहिए। चैनल ऐसे होते हैं कि भाई ग्लूकोज के चैनल से सोडियम नहीं जा सकता, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तीसरा हम लिख रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ होगा। यहां हाई है तो इसे क्या बोलोगे, अगर हाई से लो होता तो क्या बोलते थे, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हाई से लो होता था तो लो से हाई को क्या बोलोगे, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सोचो बेटा सोचो, ध्यान से सोचो, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, समझो। एक डायग्राम और बनाऊंगा बस मैं, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता रहा हूं, जल्दी कर लो, एक बार बना लो, जिसको नहीं समझ में आया बहुत बता देते हैं। एक बार लिख लो इसको, एक बार लिख लो। लिख लो, इधर आ जाओ, लिख लिया। हाँ भाई, डिफ्यूजन क्या होगा, इनका होगा पैसिव है, हाई कंसंट्रेशन टू लो होगा, नॉट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। फैसिलिटी डिफ्यूजन किसका होगा, फॉर पोलर मॉलिक्यूल। क्या चाहिए, रिक्वायर चैनल प्रोटीन। कैसे होगा, यह भी हाई कंसंट्रेशन टू लो, लो, ठीक है। उसके बाद
नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो जब एनर्जी नहीं चाहिए तो क्या बोलोगे, इसको भी पैसिव बोलोगे। चैनल, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी पोलर के लिए होता है, पर ये क्या होगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। हां भाई, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब यहां पर हम शब्द यूज कर रहे हैं चैनल, यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं चैनल, तो यहां क्या वर्ड यूज करेंगे, रिक्वायर पंप। इसमें क्या चाहिए, पंप चाहिए। ठीक है, इसी के नीचे डायग्राम देख लो, इसी के नीचे डायग्राम देख लो, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। ये मेरे पास सेल है, तो क्या चीज अंदर जा सकती है, ऑक्सीजन, CO2 बाहर जा सकती है, पानी अंदर आएगा या बाहर जाएगा, उसको हम क्या लिखते हैं, ऑस्मोसिस, पानी के लिए, और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए ऐसा हो सकता है। हां सर, ये आप बार बार बता रहे हो, हमें याद हो गया है, याद ही कराना है तुम्हें, और आ जाओ। हमने कहा ठीक है, ये तो समझ में आई बात। देख लो इधर, अब इधर देखो, ये चैनल है, ठीक है, यहां पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो हाई से किसकी तरफ जाएगा, लो की तरफ जाएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं। ये मान लो किसके चैनल है, ये वाले, ये ग्लूकोज के चैनल है, ये वाला। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर मान लो नहीं है, कम है, तो ये चीज बाहर से ऐसे अंदर आ जाएगी, ऐसे इस तरीके से क्या होगी, अंदर आ जाएगी इसमें से। मान लो, ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात समझना, मेरे पास ये मॉलिक्यूल मान लो फ्रक्टोज है, ये वाला चीज क्या है, फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज क्या ग्लूकोज के चैनल से जा सकता है, मना किया मैंने, नहीं जाएगा। तो मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्ट कर सकती है कि भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से कौन अंदर जाएगा। इसे कहते हैं सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। भाई यहां हाई कंसंट्रेशन है, यहां लो है, समझ लो ध्यान से, यहां ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन है और ये सारे ग्लूकोज के चैनल हैं, ये सारे ग्लूकोज के चैनल हैं, फ्रक्टोज का चैनल नहीं है। तो इसका मतलब इस मेम्ब्रेन ने सिलेक्ट कर लिया कि कौन अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, इसने क्या कर रखा है, पहचान रखा है कि ग्लूकोज का चैनल है तो ग्लूकोज जाएगा। इसे कहते हैं सिलेक्टिव। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल समझ में आता है, ग्लूकोज को जाने दे रहा, फ्रक्टोज को नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा, क्योंकि चैनल नहीं है फ्रक्टोज का। समझ में आया कि नहीं बेटा। मान लो मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहूं एक सेल है, उस सेल के बाहर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सोडियम है, तीनों के चैनल है। मैंने बाहर एक पॉइजन डाल दिया, उसका चैनल नहीं है, क्या वो सेल के अंदर आएगा? नहीं आ सकता। अगर वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो सेल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि चैनल है। अगर वो पॉइजन पोलर है, अगर मान लो वो पॉइजन नॉन पोलर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो डायरेक्ट अंदर आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल मतलब जो लिपिड में डायरेक्टली पार कर सकता है। ये चीज समझ पा रहे हो? अब यहां पर आओ, पंप क्या होता है भाई, पंप देख लेते हैं। पंप की कहानी क्या है, मेरे पास एक पंप बना दिया मैंने, बना देते हैं पंप आपके लिए। ये देखो, ये पंप बना दिया। अब ये जो पंप है बेटा, ये चीजों को हाई से लो की तरफ मूव कर सकता है, सॉरी लो टू हाई। अब मैंने क्या किया, यहां देखो, ये मैंने मान लो सोडियम बना दिया, ठीक है, और ये मेरे पास पोटेशियम है। ध्यान से देखना, मान लो ये ग्रीन वाला सोडियम है, सर ये सोडियम है, मान लो ये पोटेशियम है। तो सोडियम को किधर ला सकता हूं बताओ? ऐसे अंदर ला सकता हूं? हां, अगेंस्ट ला रहे हैं। और पोटेशियम को क्या ले जा सकता हूं? मान लो अंदर तो है ही नहीं, तो यहां से बाहर ले जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इसको बड़े डायग्राम में दिखा देते हैं। तो पंप कैसे मूव कराता है बेटा चीजों को? लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, यहां लो से हाई की तरफ, ठीक है। एक पंप होता है हमारे न्यूरॉन में, इधर देख लो जरा, पंप कहां होता है? हमारे न्यूरॉन में।
न्यूरॉन पता है तुम्हें, ये वाला न्यूरॉन बेटा, ये वाला, ये तुमने सुना हुआ, ये वाला एक्सॉन होता है, फिर सेल बॉडी होती है, उसमें डेंड्राइड होते हैं ऐसे, ठीक है। तो न्यूरॉन में हमारे पास एक खास तरह का पंप होता है, उसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं बेटा। उसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये क्या है? हमारे पास एक खास तरह का पंप है इसमें, उसका नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये रहा, न्यूरॉन्स के एक्सॉन में होता है यहां पर, ठीक है। इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। समझ लो ध्यान से, ये क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है? वो सोडियम को बाहर ले जाता है, बाहर ले जाएगा, और पोटेशियम को अंदर लाता है, और दोनों अगेंस्ट काम कर रहा है। उसके लिए वो यहां पर एटीपी खर्च कर रहा है। उसके लिए वो क्या कर रहा है? यहां पर एटीपी स्पेंड कर रहा है यहां पर, ठीक है। एटीपी स्पेंड कर रहा है, सोडियम को बाहर ले जा रहा है, पोटेशियम को अंदर ला रहा है। तो मेरे पास क्या होता है कि न्यूरॉन्स पे, ऑन न्यूरॉन्स, मेरे पास क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है। मेरी बात सुनो ध्यान से। नॉर्मली एक चैनल और एक पंप से कोई सिंगल चीज भी मूव कर सकती है, एक से ज्यादा भी मूव कर सकती है। ये मैंने एक्सॉन बना रखा है, किसका? न्यूरॉन का एक्सॉन। उस एक्सॉन पे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। तो वो सोडियम को, कितने सोडियम? 3 सोडियम बाहर ले जाता है और 2 पोटेशियम अंदर लाता है। मुझे आपसे ये पूछना है कि सोडियम बाहर ले जा रहा है, सोडियम बाहर ले जा रहा है वो 3, तो सोडियम की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? बाहर ज्यादा है, तभी तो अगेंस्ट ले जा रहा है। और फिर पोटेशियम को कहां ला रहा है? अंदर ला रहा है। तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? अंदर ज्यादा है। तो मैं आपको ये लिख रहा हूं बेटा, यहां पर मैं सिंपल ये लिख रहा हूं कि मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास मान लो यहां 100 सोडियम है, ठीक है, और यहां 10 सोडियम है। ये चीज समझ में आ रही है? हां सर। मेरे पास यहां पर 50 के प्लस है, बाहर मान लो 5 या 15 के प्लस कर लेता हूं। ध्यान से सुनना, 15 के प्लस है। मुझे बताओ सोडियम कहां ज्यादा है? सोच के बताना, सोडियम कहां ज्यादा है बेटा? सोडियम बाहर ज्यादा है, तो कायदे से बाहर से अंदर आना चाहिए। अगर मैं सोडियम को अंदर से बाहर ले जा रहा हूं तो पंप है ना, ये पंप काम करेगा। और मैं अगर पोटेशियम को कहां कर रहा हूं? बाहर से अंदर ले जा रहा हूं, क्योंकि भाई जाना तो अंदर से बाहर चाहिए, लेकिन मैं बाहर से अंदर ले जा रहा हूं, तो पंप काम कर रहा है। उसके लिए क्या खर्च हो रहा है? एटीपी खर्च हो रहा है। तो आपके पास न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो सोडियम को बाहर ले जाता है 3, और 2 पोटेशियम को उसके रिस्पॉन्स में अंदर लाता है। क्लियर है? समझ लो ध्यान से, पिटाई कर दूंगा रॉन्ग वाले की। हां ध्यान से देख ले, इधर पंप पढ़ा रहा हूं, हल्के में ले रहा है लग रहा है मास्टर को। तो इधर देख, सोडियम कहां ज्यादा है? अंदर ज्यादा है। बाहर सोडियम, सॉरी अंदर, बाहर क्या है? सोडियम कम है, बाहर सोडियम ज्यादा है। आना तो बाहर से अंदर चाहिए ना, पर अंदर से बाहर ले जा रहे, पंप है। यहां पे पोटेशियम किधर जाना चाहिए? यहां से यहां। कहां जाना चाहिए? अंदर से बाहर की तरफ, लेकिन बाहर से अंदर आ रहा है, तो पंप है। अब इधर देख, एनसीईआरटी चाटेंगे। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना यार अपने आप से, इसमें है नहीं, लगा नहीं रखी स्लाइड पे मैंने। एनसीईआरटी से पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी इसमें लगी नहीं हुई है, नहीं तो मैं आपको करा देता। एनसीईआरटी लगी नहीं हुई है। मैंने आपको मेन मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट एक बार समराइज कर रहा हूं, एक बार समरी दे रहा हूं, देखो आपको क्या समझ नहीं आया, बताना मुझे। ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखो, समरी ले लो पहले पूरी। एनसीईआरटी पढ़ोगे सारा मिल जाएगा बेटा आपको। 2 तरीके का है, बल्क और स्पेसिफिक। बल्क ट्रांसपोर्ट कौन सा था? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में 2, फैगो और पिन्नो, ठीक है। पिन्नो मतलब सेल ड्रिंकिंग, लिक्विड फॉर्म में,
और अगर सेल खा रहा है तो सेल ईटिंग। हां सर, ये समझ में आ गया। उसके बाद स्पेसिफिक में देखो, स्पेसिफिक में डिफ्यूजन, गैस, पानी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अपनी एनसीईआरटी चेक करो, सारा मिलेगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, चैनल होगा, पैसिव होगा, फॉर पोलर होगा, और मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल बनाता है। सिलेक्टिव मतलब जो चीज जाएगी उसका चैनल होना चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या करोगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करोगे? पंप होगा, ये मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो, ठीक है, तो ये मूव करेगा लो टू हाई। इसमें क्या होगा? एटीपी खर्च होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्टिव बोलेंगे। और इसमें पंप चाहिए प्रोटीन का, ये भी प्रोटीन का है, पंप कहते हैं पर उसे। इसका एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप न्यूरॉन में, ठीक है। पैसिव ये भी है। हम लोग मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ रहे थे, यहां तक कोई डाउट है? बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया? हां, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक वर्ड समझ में आएगा। जरा मेम्ब्रेन के रोल की बात करते हैं। सर आपने बहुत समय ले लिया मेम्ब्रेन पे। बेटा मेम्ब्रेन सबसे बड़ा टॉपिक है अभी। फर्स्ट, पहला सुन लो, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन लिविंग होती है बेटा, सब कुछ ट्रांसपोर्ट के कौन कंट्रोल करता है? मेम्ब्रेन। दूसरा, ग्रोथ। अब इधर देखो ध्यान से, ये मान लो सेल है, इसमें अगर मैं और मेम्ब्रेन जोड़ दूं तो सेल की ग्रोथ हो जाएगी। तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए बेटा? मेरे पास मोर लिपिड चाहिए। जितना ज्यादा लिपिड आ जाएगा उतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तीसरा, जैसे मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस बताया, वैसे ही सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन का मतलब बेसिकली कैसे होता है? बाय एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। उसके अलावा आप लिख सकते हो सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेम्ब्रेन डिवाइड करनी पड़ती है। सेल डिवीजन रिक्वायर डिवीजन ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे कि इधर देखेंगे सारे बच्चे, हमारे पास ये अमीबा का सेल है, मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, तो मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं मेम्ब्रेन को। देखो दो न्यूक्लियस बना दिए ये ऐसे। तो भाई मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तभी तो ऐसे आसपास जुड़ पा रही है। देखो अमीबा में मैंने क्या किया, मान लो ये अमीबा है, तो अमीबा में मैंने क्या किया? दो न्यूक्लियस बना दिए। अमीबा में मैंने क्या किया? ऐसे दो न्यूक्लियस बना दिए। अब दोनों न्यूक्लियस को मैंने एक को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया। अब मेम्ब्रेन मेरे पास फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल होने की वजह से इस तरीके से ऐसे जुड़ सकती है और दो सेल बन सकते हैं। तो ये क्या है? मेम्ब्रेन की डिवीजन करनी पड़ती है। और लास्ट, अगर मैं आपको, आपने पढ़ा हो सेल जंक्शन, सेल जंक्शंस पढ़े हैं, वो भी क्या होता है? मेम्ब्रेन के रोल में आता है। ये लिखना है, हां लिखना है। कल तुम्हारा क्या होगा बेटा? वेदांत दुबे, पिटाई हो जाएगी तेरी। लिख रहा है बंद कर दो सर, क्लास बंद करके घर चला जा भाई। हाँ, कौन रोका तेरे को? ये याद करने रोल आपको, एक बार रीड करना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, रिकॉर्डेड आ सकती है, लाइव आ सकती है, दोनों में से। लाइव आएगी तो 6 बजे, रिकॉर्डेड आएगी तो भी 6 बजे ही आएगी, ठीक है। कल पढ़ेंगे। वो तुम्हारे को नहीं पता हमें किसकी क्लास है, और मैंने पूछा भी नहीं है। मेरी अपनी क्लास 6 बजे है, ठीक है। हाँ
मेरी बात सुनो ध्यान से। आप में से दो तरह के बच्चे होंगे, एक फटाफट से लेक्चर को बंद करेंगे और उसके बाद जाकर अपना मस्त एकदम कुछ खाएंगे पिएंगे, भूल जाएंगे सर ने क्या पढ़ाया। दूसरे टाइप के बच्चे जो अभी क्या करेंगे, लेक्चर जैसे ही क्लोज होगा उस लेक्चर को रोक कर वो फटाफट से अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे कि क्या मुझे कोई वर्ड नहीं समझ में आया, और उसको चैट में लिखेंगे तो सर उसको बताएंगे। फिर समझ में आ रहा है? तो आपको पता है किसका सिलेक्शन होना है इनमें से, ठीक है? हाँ